नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर एंड यूनियन टॉपिक को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस प्रोग्राम को समझने के बाद आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन टॉपिक से रिलेटेड बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों के ही यूज को दिखाया है कि स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है और यूनियन का यूज कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी हमें स्ट्रक्चर या फिर यूनियन, फंक्शन, एरे किसी को भी अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल एक सी प्रोग्राम की तरह ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे टाइप डेफ कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। टाइप डेफ एक कीवर्ड है, इसके बारे में मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। और इस प्रोग्राम में टाइप डेफ के यूज से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको इसी प्रोग्राम में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये है स्ट्रक्ट कीवर्ड। हम इसका यूज करते हैं। पॉइंट 1 है स्ट्रक्चर का नेम। अब ये है स्ट्रक्चर के मेंबर एक्स वाई, ये हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। फिर हम एक यूनियन को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों को हम बिल्कुल सिमिलर तरह से ही डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, यूनियन में हम यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं और स्ट्रक्चर में हम करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज। ये हमने एक यूनियन डिक्लेयर कर दिया, ये है यूनियन के मेंबर। तो अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप सिर्फ उस डिफरेंस को देखिए, जब हम यहाँ पे उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट किस तरह से लिखी है और यहाँ पे अलग अलग, x को अलग से, y को अलग से। ये क्यों है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका यूज मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू होता है। पॉइंट 1 ये क्या है, स्ट्रक्चर का नेम। अब देखिए आप, जब भी आप यहाँ पे इनको वैल्यू इनिशियलाइज कराते थे, जब भी आप ये जो स्ट्रक्चर के या यूनियन के मेंबर हैं, जब आप इनको वैल्यू इनिशियलाइज कराते थे तो आप किस तरह से लिखते थे, आप किस तरह से लिखते थे। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम। आप मान सकते हैं जैसे एक पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम था स्टूडेंट, फिर हम जैसे उसका वेरिएबल लिखते थे कुछ इस तरह से। हम स्ट्रक्चर को जैसे वो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते थे, और अगर हमें इसको वैल्यू देनी होती थी तो हम किस तरह से करते थे, हम कुछ इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पे टाइप डेफ का हमने यूज किया है, टाइप डेफ कीवर्ड का यूज किया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। टाइप डेफ के यूज से क्या फायदा होता है, इससे जो प्रोग्रामर है वो एक एग्जिस्टिंग डाटा टाइप से एक न्यू डाटा टाइप क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है ये एक न्यू डाटा टाइप बन गया। अब आप इसको बिल्कुल सिंपल यूज कर सकते हो। जैसे हम बिल्कुल सिंपली, हमने जब सी लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम कुछ इस तरह से लिखते थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये एक डाटा टाइप है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है टाइप डेफ कीवर्ड के यूज से ये भी एक डाटा टाइप बन गया। तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज करा सकते हो। आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट नाम, फिर P1 क्या है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हम ये जो पॉइंट 2 है ये है यूनियन का, ये जो हमने यूनियन डिक्लेयर किया था इसका नाम है पॉइंट 2। तो यहाँ पे भी हमने टाइप डेफ का यूज किया है, हम इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे यूनियन कीवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपने जैसे यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, आप यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करा सकते, यानी कि आप कुछ इस तरह से यहाँ पे नहीं लिख सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे एक रीजन है जो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे जब हम इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे। अब देखिए आप, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि जो P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम इस तरह से उनको प्रिंट करा रहे हैं, P1.x P1.y। तो ये बिल्कुल सिंपली प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ये कैसे प्रिंट होगा इसको दिखाऊं तो ये बिल्कुल सिंपल प्रिंट हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर 9 and 10।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर 9 and 10। ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है ये बिल्कुल सिंपल प्रिंट हो जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उन सभी को मेमोरी में अलग अलग स्पेस एलोकेट होता है, तो ये बिल्कुल सिंपल जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज इकट्ठी करा दी थी इसके दोनों मेंबर को। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, P2.x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम x को हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 5, इनिशियलाइज करा रहे हैं, असाइन करा रहे हैं, फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल प्रिंट हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज, क्या दी है हमने वैल्यू 5। और ठीक इसी तरह से फिर हम इसको भी प्रिंट करा देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2। ये आउटपुट आएगा, मैं इसीलिए इसको यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे अब आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात देखिए, वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा प्रिंट कराया, क्या हम इसको भी करा सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूनियन है उसका जो साइज होता है, तो उसमें जो लार्जेस्ट फील्ड होता है, जो उसका साइज होगा वही यूनियन का साइज होगा। यानी यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करेंगे। तो अगर आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, यानी एक ही जगह पे, और अब आप इसको प्रिंट कराना चाहें, जैसे हमने P1 वाले को प्रिंट कराया था, अगर हम इसको भी प्रिंट कराना चाहें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 आर %d एंड %t, P2.x P2.y। तो इसका जो आउटपुट होगा वो देखिए आप क्या होगा, आपको सारा का सारा ही सिस्टम समझ आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 आर 6 and 6। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे 5 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूनियन में पढ़ा था जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू डाटा से। तो यहाँ पे पहले क्या है 5, उसके बाद हमने क्या डाला 6, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू डाटा से, तो इस वजह से यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। अब अगर आप यहाँ पे 5 और 6 आउटपुट चाहते हो तो आपको ये अलग अलग से लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले लिखा था, आपने ये जैसे यहाँ पे वैल्यू असाइन की, तो आप अब इसको प्रिंट करा दीजिए जैसे हमने पहले लिखा हुआ था कि ऑफ P2 आर %d। फिर अब आप इसको अलग से, यानी प्रिंट कराने के बाद अब आप इसको प्रिंट करा दीजिए P2.y। तो आपको जो आप आउटपुट चाहते हैं कि आपको मिले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज 5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज 6, तो आपको इस तरह से इसका आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये आपने इकट्ठा लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर %days एंड %d, तो आपको यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिल रहा था कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी 9 and 10। अगर आप यूनियन में भी कुछ ऐसा ही करना चाहें तो आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा 6 and 6। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में हमने इस प्रोग्राम से सबसे मेन बात क्या सीखी कि जो स्ट्रक्चर है उसके जितने मेंबर हैं उनको अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन जो यूनियन के मेंबर हैं वो एक ही सेम मेमोरी स्पेस को, कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।